So hello everyone, let us start with the solution of AITS 09 एंड इस बार का हमारा जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि क्लास 12th का टॉपिक है, और हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर कवरिंग। पहले सवाल से शुरू करते हैं। द हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड बाय एक्वस NaOH। तो अगर आप कोई एल्काइल हैलाइड लेते हैं और इसको NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो ये जो OH वाला पार्ट है ये Cl वाले पार्ट को रिप्लेस कर देगा and it will form ROH. So this is an example of nucleophilic substitution. कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन भी होता है अल्काइल हैलाइड का, और दूसरा ये है कि यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है ये रिप्लेस कर रहा है इस न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को। Which of the following complex will show geometrical isomerism? तो इसमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप जानते हैं ये सिस्प्लैटिन का स्ट्रक्चर है एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ Ma2B2। तो इसका आप एक सिस बना सकते हैं और इसका एक ट्रांस बना सकते हैं। तो दिस विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें A और A ट्रांस पोजीशन पर रह सकते हैं या फिर A और A सिस पोजीशन पर रह सकते हैं। द कंपाउंड CrH2O6Cl3 एंड दिस। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अंदर की तरफ है और इनमें से 2 पानी के बाहर मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आती है जिसमें पानी का मूवमेंट हो तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। द आइसोमर कैन बी मार्क्ड एज। तो यहाँ पर आप देखें सारे ही ट्रांस पोजीशन पे हैं। बी से ट्रांस पोजीशन पे है, ए और ए ट्रांस पोजीशन पर हैं, और ये ए और ए भी ट्रांस पोजीशन पर है। हालांकि जो ए और ए को आप सिस पर भी बोल सकते हैं, लेकिन जो सिंगल एंटिटी है उससे हम लोग डिसाइड करेंगे तो इट विल बी ए ट्रांस आइसोमर। अ कॉम्प्लेक्स शोन बेलो कैन एग्जिबिट MABCDEF वाला कॉम्प्लेक्स है ये, मतलब इसके अंदर सारे ही ऑक्टाहेड्रल में अलग अलग लगे हैं। तो ये ऑप्टिकल भी शो कर सकता है और ज्योमेट्रिकल भी शो करता है। किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं है और सिस ट्रांस होना भी पॉसिबल है। थियोरेटिकली द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये पिछले वाले ही कॉम्प्लेक्स के कितने आइसोमर हो सकते हैं ज्योमेट्रिकल, तो इसके ज्योमेट्रिकल 15 हो सकते हैं। कभी आपका मन करे कि कैसे, तो आप ए को फिक्स कर लें और ए के साथ ट्रांस में बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है, ई आ सकता है, एफ आ सकता है। तो मतलब ए के साथ ट्रांस पोजीशन पे आने वाले आइसोमर हो जाएंगे 1 2 3 4 5। तो 5 ए के साथ आ जाएंगे। फिर जब आप बी के साथ देखोगे तो 4 आएंगे, फिर इसके बाद 3 2 1 ऐसे उल्टी गिनती करनी रहती है। तो अगर आप इसे जोड़ेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 15। तो टोटल 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल if you are seeing MABCDEF. What is the relationship between the following two linear complex? तो यहाँ पर देखो Ag के साथ ये सल्फर से जुड़ा है, ये एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है, और यहाँ पर ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है। अगर किसी एम्बीडेंटेड लिगेंड में अलग अलग एटम्स के साथ लिंकेज हो तो दैट काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। फ्रॉम द स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ये सिंपल सवाल था, जिसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट सबसे ज्यादा हो दैट विल बी द मोस्ट स्टेबल, यानी कि द सेकंड कॉम्प्लेक्स गिवन हेयर। सिंस द स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज 10⁻27, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। अगर हम इस स्ट्रक्चर में ब्रोमीन को सीधे जोड़ते हैं तो ये ब्रोमीन आकर 2 इस जगह पर ऐड हो जाएंगे। राइट नाउ आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट कि किस तरीके से अरेंज होंगे, बट ये ब्रोमीन 2 अरेंज हो जाएंगे। फिर एल्कोहलिक KOH जो होता है इसका काम होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना, यानी ये एक तो हाइड्रोजन निकालेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और दूसरा ये साथ ही साथ हैलोजन निकालेगा। तो ये हैलोजन के साथ इधर वाला प्रोटॉन चला जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इस हैलोजन के साथ यहाँ वाला प्रोटॉन चला जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यानी 2 डबल बॉन्ड इस तरीके से बनके तैयार हो जाएंगे। तो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। FeCl3.4H2 इज एक्चुअली, तो ये एक लिखने का तरीका है इसको, इसका जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है, पानी चूंकि न्यूट्रल है तो ये बाहर तो नहीं रह सकता, इसको अंदर आना पड़ेगा। तो पानी के चारों मॉलिक्यूल अंदर होने चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन करना है तो 2 क्लोरीन हमें लगाना पड़ेगा और 1 Cl बाहर की तरफ रहेगा। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरह का कॉम्प्लेक्स आप जब चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं तो एनसीईआरटी की शुरुआत में ही इस तरह के कॉम्प्लेक्स बना के दिखाए गए हैं। द कंपाउंड विच डज नॉट शो पैरामैग्नेटिज्म, यानी इसमें से कौन सा डायामैग्नेटिक है। तो सबसे पहले तो ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, 8 7 15, और इसमें आप 8 8 16 और 7 जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। तो दीज टू आर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, और ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक ही होते हैं, क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड, भाई 13 अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसमें से एक ना एक तो अनपेयर्ड छूट ही जाएगा।
तो अब ये दो तो ऑप्शन से निकल गए। इन दोनों में देखो तो यहाँ भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन इसके अंदर कॉपर +2 में है। और जब कॉपर +2 में होता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s0 3d9। अब ये जो D9 है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, अगर आप D9 को भरेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हेल्प करने के लिए ये जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाला D9 वाला, ये शिफ्ट कर जाता है आगे की ऑर्बिटल्स में ताकि बॉन्डिंग हो सके और अमोनिया इनर पेयर कॉम्प्लेक्स बना सके। तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो तो अनपेयर्ड ही रहेगा, और अगर वो एक अनपेयर्ड है तो मतलब ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो सिर्फ यही है जो पैरामैग्नेटिज्म शो नहीं करेगा, ये ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से शो करेंगे और इसमें वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। What are the geometrical shape and oxidation number of the copper atom respectively? अब ये इन्होंने वही वाला कॉम्प्लेक्स दोबारा से दे दिया। तो यहाँ आप देखो 4 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो मतलब 6 हो गया। और 6 होने का मतलब ये हुआ कि ऑक्टाहेड्रल बनेगा, और ऐसा एक ही ऑप्शन में है तो आप यहाँ देख सकते हैं। और कॉपर +2 स्टेट में इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है। इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 देन शेप विल ऑलवेज बी ऑक्टाहेड्रल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो इट माइट बी टेट्राहेड्रल और इट माइट बी स्क्वायर प्लेनर, डिपेंडिंग कि वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। FeF6 और FeCN6 इन दोनों में फर्क अगर आप देखें तो सीधा दिख रहा है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो इसके अंदर पेयरिंग नहीं होगी और इसके अंदर पेयरिंग होगी। अब अगर इसके अंदर पेयरिंग नहीं होगी तो ऑब्वियसली इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स इज एक्सपेक्टेड टू बी, तो सेम तो नहीं हो सकता, अब स्मॉलर भी नहीं हो सकता, लार्जर देन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ साइनाइड कॉम्प्लेक्स, लार्जर देन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ साइनाइड कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि देयर आर मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखा है तो वो भी गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया था कि जब कॉपर +2 स्टेट में जाता है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका बच जाता है, ये 3d9 में रहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन को सबसे उस पार जाना पड़ेगा, तो इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में जब स्प्लिटिंग होती है तो ऊपर की तरफ आपको पता है 2 और नीचे की तरफ 3 ऑर्बिटल्स रहती हैं, इनको T2G कहा जाता है और इनको EG कहा जाता है। ये जो बैरी सेंटर से दूरी होती है ये ऊपर की तरफ ये रेज करते हैं कितने से, 0.6 डेल्टा O नॉट से, और ये नीचे लोअर हो जाते हैं 0.4 डेल्टा O से। तो यहाँ माइनस करके लिखा जाता है लोवर्ड इन एनर्जी बाई 0.4 डेल्टा O। याद रखने के लिए 4 × 3 12, 6 × 2 12, जिधर की तरफ 2 है मतलब दोनों का गुणा करके सेम आना चाहिए। तो इधर 3 ऑर्बिटल है तो 4 × 3 12, यहाँ 2 ऑर्बिटल तो 2 वाले में 6 रहेगा, 3 वाले में 4 रहेगा, ऐसे करके याद कर लेना। अगर T2G में 6 हो और EG में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो आप देखें T2G में अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ये तो सारे ही पेयर्ड हो जाएंगे, और जो EG है जो कि ऊपर रहता है इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने पॉइंट समथिंग इज द मैग्नेटिक मोमेंट, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अमंग द कॉम्प्लेक्स आयन गिवन बेलो विच इज आर आउटर ऑर्बिटल, तो आउटर के लिए हम क्या देखते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होना चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये नहीं हो सकता है, ये वीक फील्ड है, ये वीक फील्ड है और ये वीक फील्ड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा B, C एंड D। थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन की तरफ भी सोचना पड़ता है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जवाब इसी से निकल आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन शेप A एंड D कैन नेवर एग्जिस्ट एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर रिगार्डलेस ऑफ देयर आइडेंटिटी। ज्योमेट्रिक आइसोमर होने के लिए सिमिलैरिटी होना जरूरी, जैसे टेट्राहेड्रल में पॉसिबिलिटी है, स्क्वायर प्लेनर में भी है, लीनियर में नहीं हो सकता ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सिस ट्रांस बनना पॉसिबल नहीं, और टेट्राहेड्रल के अंदर भी बनना पॉसिबल नहीं, क्योंकि टेट्राहेड्रल में सिस और ट्रांस बनाने के लिए आपको वो 90 डिग्री पे होना मैंडेटरी है कि एक पोजीशन ऐसे है एक पोजीशन ऐसे है। नॉन प्लेनर जो ज्योमेट्री होगी वो कभी इस तरीके का शो नहीं कर पाएगी, और ऑक्टाहेड्रल के अंदर आपको पता है 90 डिग्री को हम सिस मान लेते हैं और 180 डिग्री को ट्रांस, तो लीनियर एंड टेट्राहेड्रल के अंदर ये संभावना पाई नहीं जाती। असर्शन रीजन है K2PtCl6 गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट, गलत बात लिखी है। व्हाइट प्रेसिपिटेट के लिए ये क्लोरीन बाहर होना चाहिए। आपको पता है कि जो क्लोरीन अंदर होता है वो आयोनाइज नहीं होता है, और वो आयोनाइज नहीं होगा तो बाहर नहीं आएगा, तो ये इसके साथ प्रेसिपिटेट नहीं देगा। असर्शन गलत है, और रीजन क्लोराइड आयन इन द कॉम्प्लेक्स इज आयोनाइजेबल, ये भी गलत है, तो दोनों बातें गलत हैं, बोथ A एंड R इज नॉट करेक्ट। फ्रियोन को किस तरह यूज किया जाता है,
तो आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, सारे ही यूज है, कूलेंट, प्रोपेलेंट, सॉल्वेंट, इन सब तरीके से इसको यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये आप देखें ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है MAA होल थ्राइस। तो ये MAA होल थ्राइस टाइप का कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, लेकिन ज्योमेट्रिकल नहीं शो करता। ज्योमेट्रिकल इसलिए क्योंकि हर कोने पे A ही है, तो फिर ज्योमेट्रिकल सिस ट्रांस कहना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन चूंकि इसके अंदर सिमेट्री नहीं होती है, तो इस वजह से इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। COF6 एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, सही बात लिखी है। F- इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये गलत लिखा हुआ है। F- एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट द स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, ये सही हो जाएगा। यहां पर आपको मैच करना है, तो यहां पर देखो क्रोमियम 6 में से 4 माइनस बाहर है, यानी क्रोमियम +2 में है। अब क्रोमियम होता है 4s1 3d5, तो अगर क्रोमियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 4s का इलेक्ट्रॉन चला गया और 3d5 भी चला गया, यानी अभी प्रेजेंट में इसका कॉन्फ़िगरेशन है D4, और D4 कॉन्फ़िगरेशन होने के नाते अगर आप देखें तो इसके अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। पेयरिंग ये करा नहीं पाएगा, तो हम इसको मैच करेंगे 4 के साथ। तो हमारे A के साथ आना चाहिए 4, तो 2 ऑप्शन मैंने काट दिए। अब मैं B को चेक कर लूं तो मेरा काम चल जाएगा। MnF6 अगेन 4 माइनस है, मैग्नीज होता है 4s2 3d5 +2 में जाएगा 3d5 रहेगा। 3d5 मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी B को मैं मैच करूंगा V के साथ, तो करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। फॉलोइंग रिएक्शन फ्लिप हो रहा है, और साथ ही साथ फ्लिप होने के साथ साथ यहाँ पर देखो ब्रोमीन की जगह पर OH आके जुड़ गया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फ्लिप हो गया है, तो इस वजह से वी विल कॉल इट कि एक SN2 रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन अगर यहाँ पर होगा तो ये जो C2H5ONa है, इसमें से C2H5O- इट विल बी द न्यूक्लियोफाइल, इट विल अटैक एट दिस पोजिशन, यहाँ ये अटैक करेगा तो दिस विल बी रिमूव्ड, और अगर ये रिमूव हो जाएगा तो ये यहाँ पर आके OC2H5 ऐड हो जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ बनता है ये शिफ्ट भी हो सकता है, तो इसके बनने की भी संभावना है और इसके बनने की भी संभावना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। अगर आपसे पूछा जाता कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा तो फिर अलग बात होती, लेकिन यहाँ पर चूंकि पूछा गया है कि ईथर में क्या क्या बन सकता है, तो बोथ द पॉसिबिलिटीज आर देयर। एक कोई कंपाउंड A है, जिस कंपाउंड को हमने क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया तो B बना, B को एक्वस KOH से कराया तो C बना। तो हम क्रम से देख लेते हैं, A अगर इथेन ले लेते हैं, इथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इथाइल क्लोराइड बनेगा, इथाइल क्लोराइड को एक्वस KOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो अल्कोहल बनेगा, और अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराएंगे तो फिर क्या बनेगा, इट विल बी फॉर्म्ड एज एसिटल्डिहाइड। तो करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। The given reaction is an example of, तो C2H5Br it is an example of nucleophilic substitution। कैसे पता चला, इसका जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यानी एनायनिक पार्ट या नेगेटिव पार्ट है, उसने जाकर और यहाँ ब्रोमीन की जगह पर अपने आप को खुद को प्लेस कर दिया, तो एक न्यूक्लियोफाइल हटा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आया, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन। व्हेन इथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ मॉइस्ट Ag2O, तो आपको इथेनॉल देखने को मिलेगा। ये एक बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है, RX को मॉइस्ट Ag2O से रिएक्ट कराते हैं तो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, और उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ROH, दिस विल बी द प्रोडक्ट। प्रोपाइलिडीन, ये नाम जानना बहुत जरूरी है। प्रोपाइलिडीन का मतलब होता है कि आपके पास प्रोपाइल माने 3 कार्बन, इडीन लिखा हुआ है तो मतलब सेम ही पे क्लोरीन लगा हुआ है। व्हेन हीटेड विथ जिंक, अब जिंक के साथ हीट करेंगे तो एल्कीन बनेगा, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है अगर ये विसिनल होता पड़ोस पड़ोस में तो एक इधर से एक इधर निकाल के यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते, लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो आपको एक मॉलिक्यूल और लेना पड़ेगा। जब एक मॉलिक्यूल और लेंगे तो अब 2 जिंक आएंगे, एक जिंक यहाँ एक जिंक यहाँ, तो एक ZnCl2 ऊपर निकल जाएगा, एक ZnCl2 नीचे निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 कार्बन का एल्कीन, तो इट विल बी 3 हेक्सीन। याद रखना कि ये जो जेम डाइक्लोराइड होते हैं, जेमाइनल डाइक्लोराइड, उनसे हायर नंबर का एल्कीन बनता है जब जिंक के साथ रिएक्ट कराते हैं, और जो विसिनल होते हैं उनसे बनता है सेम नंबर का। और अगर
एट अ डिस्टेंस हैं तो वो साइक्लिक कंपाउंड बना के तैयार कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? ऑल कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास यह सुविधा उपलब्ध है ये क्लोरोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो क्लोरोफॉर्म पहचानने का तरीका यही है, तो ये सही स्टेटमेंट हो गया। सारे सेकेंडरी अल्कोहल आयोडोफॉर्म देते हैं, ये गलत बात लिखी है और यही मेरा सही आंसर हो जाएगा। देखो अगर आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट देना है तो उसके लिए अगर इस तरीके का सेकेंडरी अल्कोहल है कि जिसमें टर्मिनल मिथाइल है तब तो सही है, लेकिन अगर यहाँ पर भी ये लगा हुआ है तो अब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि OH के साथ साथ टर्मिनल पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप भी होना मैंडेटरी होता है फॉर आयोडोफॉर्म टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड गिव्स अ मिक्सचर ऑफ एल्कीन ऑन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन? अब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होता है? अगर हम यहाँ पर सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाएं, अब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा तो हेलोजन तो जाएगा ही, साथ ही साथ H को भी जाना है। अब H इधर से अगर लिया गया तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, और अगर H इधर वाले से लिया गया तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा और एक माइनर प्रोडक्ट बनेगा, तो इसका मतलब सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के अंदर ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर इसी चीज को आप आइसोप्रोपाइल हैलाइड में देखें तो आइसोप्रोपाइल हैलाइड इस तरीके का होता है, यहाँ Cl लगा हुआ है। अब अगर आप इधर से लेते हो तब भी 1 प्रोपीन बनेगा और इधर से लेते हो तब भी 1 प्रोपीन, तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। क्लोरोफॉर्म व्हेन ट्रीटेड विथ एनिलीन एंड अल्कोहलिक KOH फॉर्म्स, तो ये आइसोसाइनाइड टेस्ट है। दिस इज कॉल्ड कार्बिलमीन रिएक्शन इसको बोलते हैं। फिनाइल आइसोसाइनाइड इसके अंदर बनके तैयार हो जाएगा। फाइंड सम ऑफ ऑक्सीडेशन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इन फॉलोइंग कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 1 लिगेंड 2 लिगेंड और 4, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। और अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो यहाँ +4 है, यहाँ इसका x मान लो, इसका -1 हो जाएगा, इट विल बी 0, और ये भी -1 हो जाएगा। ओके तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा -2। तो अब -2 का ऑक्सीडेशन नंबर आने का मतलब ये हुआ कि हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर बराबर लिख सकते हैं 2, और 6 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ब्यूटाइरोनाइट्राइल, नाइट्राइल का मतलब CN बनाना है, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग। तो अगर हम ब्यूटाइल क्लोराइड को ब्यूटाइरोनाइट्राइल बनाना है तो ब्यूटाइल क्लोराइड नहीं लेंगे, उसके लिए प्रोपाइल क्लोराइड लेना पड़ेगा। देखो प्रोपाइल क्लोराइड का मतलब 3 कार्बन है और एक Cl लगा हुआ है। अब जब KCN इसके साथ आएगा तो ये यहाँ पे CN लगा देगा, तो अब इसका नाम लिखेंगे तो 1 2 3 4 ब्यूटाइरोनाइट्राइल हो जाएगा। तो जो कि CN एक कार्बन लेके ही आ रहा है, तो वी विल टेक प्रोपाइल क्लोराइड एंड अलॉन्ग विद दैट वी विल ऐड KCN इनटू दैट। What is the chief product obtained when N-butane is treated with bromine in the presence of light at 130 डिग्री सेल्सियस? तो 1 डिग्री से ज़्यादा बेटर 2 डिग्री, 3 डिग्री इसके अंदर है नहीं, तो 2 डिग्री ब्रोमीन लगाना ज़्यादा सही होगा। देखो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो दिस इज N-ब्यूटेन, इसके अंदर 1 डिग्री हो सकता है या 2 डिग्री हो सकता है, ये दोनों 2 डिग्री हो जाएंगे और ये हो जाएगा 1 डिग्री। तो द बेटर पॉसिबिलिटीज विल गो फॉर 2 डिग्री। ब्रोमिनेशन ऑफ एन एल्केन एज कंपेयर टू क्लोरिनेशन, तो आपको पता है कि हाइलोजिनेशन का जो रेट होता है सबसे अच्छा फ्लोरीन देता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो ब्रोमिनेशन विल बी एट अ स्लोअर रेट इन कंपैरिजन टू क्लोरिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज नॉट अ चीलेट? तो चीलेट के लिए आपको पता है कैसा, जैसे DMG इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, ये आएगा तो दो तरफ से कनेक्ट करेगा, चीलेट बना लेगा। इथाइलिन डाइअमीन टेट्राथायोसाइनेटो EN है, अगेन इट इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, ये भी चीलेट रिंग बनाएगा। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको कोई भी बाइडेंटेट लिगेंड नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर चीलेट रिंग बनने की संभावना नहीं है। द प्रोडक्ट A एंड B इन दिस रिएक्शन, तो अगेन दिस इज ब्रोमीन, अगर इधर से H लिया तो इधर डबल बॉन्ड बनेगा, अगर इधर से लिया तो इधर बनेगा। मेजर एंड माइनर वी कैन डिसाइड, तो एक डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे आएगा और एक लास्ट में आएगा, तो करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। असर्शन में लिखा हुआ है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ D7, तो D7 को बना के देख लेते हैं। D7 इज दिस, D7 मतलब हमें 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यहाँ पर 3 अनपेयर्ड हैं, और D2 अगर बनाएंगे, दिस इज D7 एंड D2 अगर बनाएंगे तो उसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो D7 का मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू D2, ये सही बात लिखी है।
D7 हैज मोर इलेक्ट्रॉन देन D2, ये बात भी सही लिखी है, लेकिन ये इसका कारण नहीं है। तो दोनों बातें सही हैं बट इसका कारण नहीं। अगर ये लिखती इट हैज मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो रीजन सही हो जाता। इलेक्ट्रॉन लिखा है तो इट इज नॉट। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuCl2 ऑन एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl टर्न्स ब्लू, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, तो इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CuCl4। तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। CuCl4 के बनने के कारण होता है, जिसमें आपको कोबाल्ट +2 के अंदर दिख जाएगा और H2O के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, इंक्लूडिंग कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पूरा हो जाए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द कॉम्प्लेक्स शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसके अंदर अभी मैंने बताया था इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ MAA होल थ्राइस टाइप, तो इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये शो करेगा GI, और GI में इसका बनेगा एक सिस और एक ट्रांस। जो ट्रांस होगा वो तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, लेकिन जो इसका सिस आइसोमर होगा वो इसमें शो करेगा। तो सिस इन्होंने लिख रखा है, तो इसका मतलब सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। हमें इसमें दोनों के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिल जाएगा। 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन का हम लोग क्या कराना चाहते हैं, दिस इज प्रोपेन। 2 नंबर पे मैंने 2 क्लोरीन लगा रखा है। अगर इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पर OH आ जाएगा। एक ही कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो इट विल बी अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू C+2 एंड CH3 विच इज एसीटोन। तो हाइड्रोलिसिस में Cl हटा के OH लगाते हैं, देन आफ्टर वी चेक द स्टेबिलिटी। इफ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन देन इट इज नॉट स्टेबल। द डायामैग्नेटिक स्पीसीज, डायामैग्नेटिक का मतलब होता है कि उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम वीक फील्ड वालों को काट देते हैं एंड वील गो विथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्योंकि वही पेयरिंग कराएगा और पेयरिंग कराएगा तो डायामैग्नेटिक होने की संभावना ज्यादा है। पायरीन को किस तरीके से यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज करते हैं, CCl4। अगेन इट्स अ थ्योरी पॉइंट, आपको याद रखना है, NCERT में गिवन है। करेक्ट ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ एडजॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन, तो जैसे जैसे जब हम जाते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ, तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है उधर की तरफ जब हम जाएंगे तो जो एनर्जी गैप होगा वो बढ़ेगा, और एनर्जी बढ़ेगा तो जो वेवलेंथ होगा वो घटेगा। तो ये हमसे किसका ऑर्डर पूछ रहे हैं, वेवलेंथ का, यानी हमको एनर्जी वाले का उल्टा ऑर्डर बताना है। यानी वीक लिगेंड इसमें आगे आएगा और स्ट्रॉन्ग लिगेंड पीछे जाएगा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग है, इससे कम स्ट्रॉन्ग ये और इससे कम स्ट्रॉन्ग ये, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस लिगेंड। दिस वाज ऑल अबाउट दिस सॉल्यूशन। रेस्ट हम लोग अगले पेपर में फिर मिलेंगे। ये पेपर मैं कहूँगा रिलेटिवली थोड़ा सा आसान था, इसमें आप अगर 45 भी स्कोर करते हैं आउट ऑफ 45 तो दैट इज गुड। एक आध थ्योरी के क्वेश्चंस अगर आप नहीं करते हैं तो उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। NCERT पढ़ते रहें, अगले टेस्ट के सॉल्यूशन में फिर मिलते हैं, तब तक ऑल द बेस्ट।